इस बच्चे आज हम शुरू करने जा रहे हैं द चैप्टर रेशियो एनालिसिस। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम द 80 मार्क्स रेंज में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर भी। दैट मीन्स आप ये समझ लीजिए कि 3 मार्क्स की रेंज का आपको क्वेश्चन आना ही आना है। 3 मार्क्स की रेंज का 3 या 4 भी हो सकते हैं। इस रेंजेस के अंदर क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं। इसमें से बाकी 1 मार्क के अगर क्वेश्चंस हैं वो भी 2 पूछे जा सकते हैं। तो दैट मीन्स चैप्टर का अच्छा खासा आपके पास इंपॉर्टेंस है। और साथ में जो वाइवा होता है इन द प्रैक्टिकल टाइम, तो ये भी इस चैप्टर में से मैक्सिमम पूछा जाता है। फॉर्मूलाज पूछ लेते हैं तो उसके बेसिस के ऊपर आता है। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम कर रहे हैं कि पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये रेशियो होती क्या है। रेशियो क्या है? एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है। दैट मीन 2 चीज़ों के बीच में अगर आपने रिलेशनशिप लेकर आना है उसको हम रेशियो बोलते हैं। आपने छोटी क्लासेस के अंदर करा होगा 5/4, 3:2 एंड देन सो ऑन। बट ये चैप्टर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो हम यहाँ पे बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर से रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। वो आपस में रिलेट भी कर सकते हैं और वो रिलेट नहीं भी कर सकते हैं। इसीलिए देखिए, रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द 2 इंटर डिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम। तो ये आपके सामने रेशियो का मीनिंग हो गया ना। उसके बाद हम कर रहे हैं कि अकाउंटिंग रेशियोज क्या होती हैं, मीनिंग क्या है इसका, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो अकाउंटिंग रेशियोज हैं ये कैलकुलेट कैसे होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हम अर्थमेटिकल रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द 2 अकाउंटिंग रेशियोज। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल दे रही हूँ उसको समझने के लिए। आपने बैलेंस शीट में मेरे ख्याल से करंट असेट्स भी आपको पता है, इसको CA लिख रही हूँ। CA स्टैंड फॉर करंट असेट्स और CL स्टैंड फॉर द करंट लायबिलिटीज़। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अगर फाइंड आउट करना है तो हमारे सामने एक रेशो आती है, आगे जाके बताऊंगी, दैट इज़ द करंट रेशो। तो उसका फॉर्मूला बनता है CA/CL। तो ये दैट मीन्स इसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं हम लोग। दैट मीन्स इस तरह से बहुत सारी ऐसी रेशोज़ हैं जो आप यहाँ इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। कुछ बैलेंस शीट से ली गई हैं, कुछ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट्स के अंदर से ली गई हैं। तो ये आपके सामने ये देख रहे हैं, डेफिनेशन के अंदर ऐड किया हुआ है मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन देखते हैं कि रेशियो को किस फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस किया जा सकता है। दैट मीन्स सबसे पहला आता है प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म का एक्सप्रेशन इस तरह से होता है। सम टाइम जब आप रेशियो अप्लाई करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो आपका आंसर आएगा 3 ओनली। बट आपने 1:1 उसके साथ ऑटोमेटिकली अटैच कर देना है। जब आप 1:1 ये चीज़ अटैच करोगे, वो पर्टिकुलर रेशो के अंदर फिक्स्ड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर फॉर्म के अंदर प्रेजेंटेशन हो गया। और ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जैसे 4 फॉर्म आपके सामने दिख रही हैं एक्सप्रेशन ऑफ रेशोज़, ये पर्टिकुलर रेशो के लिए फ्रीज कर दी गई है और उसी के साथ ही इसको चलना है ना। परसेंटेज में भी सम टाइम ये भी फ्रीज कर दिया गया है कि किस रेशो के साथ आपने परसेंटेज लगाना है, किस रेशो के साथ नहीं। तो दैट मीन सपोज 20 आंसर आया, उसके साथ परसेंटेज लगाना ज़रूरी होगा। अगर नहीं लगाया तो आप पेपर में आधा नंबर कट जाएगा। टाइम्स मतलब टाइम्स में नंबर ऑफ टाइम कितनी बार वो आएगा या किस तरह से होगा, उस चीज़ का अगर हमने कंपैरिजन करना है तो 3 है तो उसके साथ हम लगा देंगे। सपोज आंसर आया 3, बट उसके साथ हम आंसर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? टाइम्स लग जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको एक्सप्रेस करना है। देन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है पॉइंट, जैसे डेसिमल फॉर्म के अंदर जैसे प्रेजेंटेशन होता है तो उसको बोलते हैं 0.4, देन उसके बाद 0.3 या 2.6। इस तरह से ये प्रेजेंटेशन जो जाता है वो फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर जाता है। तो डिफरेंट रेशियो अभी आप करेंगे जिसके अंदर आपकी प्रेजेंटेशन इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ द रेशियो एनालिसिस। ये है क्या? रेशियो एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिटर्मिन करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं कुछ रिलेशनशिप को बिटवीन द वेरियस फाइनेंशियल आइटम्स ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपको पता ही है, बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। दैट मीन्स जिसमें नोट्स ऑफ अकाउंट्स भी आ जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आ जाता है। दैट मीन रेशियो एनालिसिस में उन चीज़ों को हम डिटर्मिन भी करते हैं, उसको इंटरप्रेट भी करते हैं ताकि उनके अच्छे रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सके, उनका एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकल सके, अंडरस्टैंड कर पाए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। और किसको अंडरस्टैंड करना है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड देन
पोजीशन को। तो ये आपका रेशो एनालिसिस का मीनिंग हो जाता है। यस बच्चे, अब हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रेशोज़ की बात करी जा रही है। टाइप्स ऑफ रेशो में पूरी रेशोज़ को 4 हेड्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। पहला है लिक्विडिटी रेशो। मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रही हूँ उस पूरे चैप्टर का, जिसके अंदर आपके डिफरेंट रेशोज़ हैं, उसको फिर इंडिविजुअली हम बाद में स्टडी करेंगे। जैसे लिक्विडिटी रेशोज़ हैं, वो कौन सी रेशोज़ होती हैं? दैट इज़ द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। और ये क्या बताती हैं कि हम ये फाइंड आउट करेंगे कि एंटरप्राइज की एबिलिटी कितनी है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाए। तो उसको जज करने के लिए हम 2 रेशोज़ की कैलकुलेशन करते हैं, एक करंट रेशो और दूसरी क्विक रेशो। इसी तरह से आपके सामने सॉल्वेंसी और द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़ आती हैं। लॉन्ग टर्म और द सॉल्वेंसी रेशोज आती है, जिसमें हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जज करते हैं कि क्या फाइंड आउट किया जाता है क्या कंपनी की एबिलिटी है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट कर सके। तो इसके अंदर आपकी जो 4 रेशोज़ हैं, इस बच्चे सॉल्वेंसी रेशो इट मीन्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए होती है, और जिसके अंदर हमारे पास 5 रेशोज़ हैं जिसको हम कवर कर रहे हैं। डेट इक्विटी, देन टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो एंड डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड देन इसी तरह से एक्टिविटी और टर्नओवर रेशोज़ आपके सामने हैं। तो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो कंपनी की एफिशिएंसी को जज करने के लिए होता है कि वो अपनी ही रिसोर्सेज जो उसके पास है वो किस तरह से उसको यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, वो किस तरह ठीक से यूज़ भी कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी लेवल कैसी है वो है। तो उसको जज करने के लिए हमारे पास ये 6 तरह की रेशोज़ हैं। इंटरेस्ट टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, डेटर पेएबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो एंड देन नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। देन आफ्टर दैट आपके पास लास्ट पार्ट में आती हैं प्रोप्राइटरी रेशो। लास्ट पार्ट में आपके पास आती है प्रोप्राइटरी रेशो, जिसके अंदर आप प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज जज करते हैं। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, ऑपरेटिंग रेशो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है, नेट प्रॉफिट रेशो एंड रिटर्न ऑन कैप इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए अब इसके बाद एक एक करके आज मैं इस वीडियो के अंदर डालूंगी, बट अभी आज मैं कवर करूंगी करंट रेशो और उससे रिलेटेड जो हैं क्वेश्चंस हैं। बाकी देखते हैं क्विक रेशो इस वीडियो में आएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यस बच्चे, आज अभी हम इस वीडियो के अंदर लिक्विडिटी रेशो को कवर कर रहे हैं, जिसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो भी बोलते हैं, जिसमें हमारे पास आती है करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बट करंट असेट्स के अंदर के जो आइटम्स हैं उनको आपको ढंग से याद करना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। बट ये जो अब आप देख रहे हैं, मैं आपको फॉर्मूला आगे दिखा रही हूँ, ये देखिए, दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट दिस करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़, जिसके अंदर अगर आप देख रहे हैं ये आपने चैप्टर 1 के अंदर जब मैंने बैलेंस शीट करवाई थी तब ये सारे के सारे आइटम जो थी वहाँ पे स्टडी करी थी आपने। तो करंट रेशो के अंदर ये आपको लर्न करना होगा कि इसके अंदर आता क्या है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करंट इन्वेस्टमेंट, देन इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में ये याद रखिए एक्सक्लूड करना है लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये हम इस करंट रेशो के फॉर्मूले को जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। देन ट्रेड रिसीवेबल, जिसके अंदर बिल रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर आते हैं, बट लेस करना है किसको? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को। ये थोड़ी सी आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि आपको एक्सक्लूड किसको करना है, लेस किसको करना है, तब आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। उसके बाद आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके अंदर कैश है, बैंक कैश एट बैंक है, चेक्स और ड्राफ्ट आ जाते हैं। देन आफ्टर दैट आपके सामने है अदर करंट असेट्स, जिसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। नाउ उसके बाद दूसरी तरफ बात करते हैं रिगार्डिंग द
करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आती हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं, ट्रेड पेबल्स हैं जिसमें बिल्स पेबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स आते हैं, देन अदर करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो ये सारी करंट लायबिलिटीज़ हैं जिसको आप पहले भी कवर कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें आपकी करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेंगे। तो आपको क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको ध्यान से देख कर फिर वहाँ से चीज़ें निकाल के आपने करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू डालोगे, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में और बता रही हूँ, इस रेशो के बारे में। ये जो आइडियल रेशो है, इसको हम स्टैंडर्ड रेशो भी बोलते हैं, रूल ऑफ थंब भी बोला जाता है, दैट इज़ 2:1। इट इज़ फिक्स्ड। दैट मीन्स ये नहीं कि आंसर यही आ जाएगा, इसका मतलब है कि 2:1 आइडियल रेशो है। इट मीन्स अगर मेरी करंट असेट्स 2 होती हैं और करंट लायबिलिटीज़ 1 होती हैं, दैट शोज़ द आइडियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, कि वो उसके पास प्रॉपर असेट्स हैं, करंट असेट्स हैं जिसको वो आगे लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए दे सकता है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बहुत अच्छी है, जिसको हम प्योर रेशो भी बोलते हैं। और जितनी ज़्यादा करंट रेशो हायर होगी, दैट शोज़ द बेटर पोजीशन ऑफ द कंपनी। और बट अगर टू मच हायर हो गया, वो दैट शोज़ द रॉन्ग पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि उन्होंने अननेसेसरी पैसा ब्लॉक करके करंट असेट के अंदर रखा हुआ है, जबकि ये पैसा कहीं और भी यूज़ हो सकता था। दैट शोज़ द पुअर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। बट अगर लो है तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास जो है वो इतनी एबिलिटी नहीं है वो अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर पाए। तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। अब थोड़ा सा एक नोट है जिसको मैं आपको पढ़वा रही हूँ। जैसे एक्सक्लूड क्या करना है, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स टू फाइंड आउट द करंट रेशो। बट याद रखना है आपने, ये लर्न करना पड़ेगा, बट नॉट टू फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का भी फॉर्मूला करवाती हूँ। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट सेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो इसीलिए अब आपने याद रखना है, एक्सक्लूड करना है। जब करंट रेशो फाइंड आउट करनी है तो करंट असेट्स के लिए आपने इसको माइनस कर दीजिए, जैसे फॉर्मूला में पीछे भी था। बट अगर वर्किंग कैपिटल है तो उसके अंदर से नहीं आपने करना है। अभी देखिए नाउ नेक्स्ट आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो हैं, दे आर नोन एज व्हाट, करंट इन्वेस्टमेंट। ये याद रखना है आपने। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट या ओनली इन्वेस्टमेंट लिखा है तो इसको हम क्या मानेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सो कीप इन माइंड। अब थोड़े से एक्स्ट्रा फार्मूलाज जो हम इस आगे के आपके उसमें न्यूमेरिकल्स में भी अप्लाई होंगे वो करने जा रहे हैं। जैसे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, या बिजनेस स्टडी में भी पढ़ते हैं। ये काफ़ी पुराना है फॉर्मूला, बट एक बार रिवीजन हो रही है। टोटल असेट्स, ये आपको याद होगा बैलेंस शीट जो चैप्टर 1 में करवाई थी मैंने, उसके 2 मेजर हेड उनको ऐड करके करंट असेट्स माना गया है। इट मीन्स करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स दैट इज इक्वल टू टोटल असेट्स। इसी तरह से टोटल लायबिलिटीज़ के जो दैट मीन्स बैलेंस शीट के अंदर जो 3 मेजर हेड्स थे उनको ऐड करके टोटल लायबिलिटी बना दिया गया है। इट मीन्स शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़। अब आपको पता है बैलेंस शीट में टोटल असेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज़, तो आपके सामने ये एक और फॉर्मूला क्रिएट हो गया है। अब ये एक चीज़ नोटिस करिए, ये यहाँ से लेकर ये सब एक चीज़ नोटिस करिए, टोटल सेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, वो तो ठीक है। बट अब ये करंट असेट्स से लेकर नॉन करंट असेट, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ टोटल असेट्स। उसके साथ इज इक्वल टू के बाद यहाँ से लेकर शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटी, ये किसका फॉर्मूला है, टोटल लायबिलिटीज़ का। अब आपके पास कितनी आइटम्स है, करंट असेट 1, नॉन करंट असेट 2, शेयर होल्डर्स फंड 3, then non-current liabilities 4 and then current liabilities 5। ये 5 आइटम्स में से अगर कोई एक आइटम मिस हो जाती है तो यू कैन सॉल्व इट बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। तो याद रखना है आपने। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं टोटल डेट। टोटल डेट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ या इसको डेट भी बोलते हैं।
प्लस द करंट लाइबिलिटीज़। इट मीन्स बैलेंस शीट में अगर आप नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटी को ऐड कर देते हो वो टोटल डेट बन जाता है। अब जरा डेट की बात करते हैं। डेट इज़ ऑल्सो इक्वल टू द नॉन करंट लाइबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म डेट भी बोला जाता है। ये वाला फॉर्मूला भी आप बैलेंस शीट से करके आए हैं चैप्टर 1 में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये आपने याद रखना है। अब आपके सामने क्वेश्चन मैंने दिया है तो उसको आप नोटिस करिए। ये जो क्वेश्चन अभी मैं आज आपको इस वीडियो में करवाऊंगी दैट इज़ रिलेटेड टू द करंट रेशो, जिसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ ऑफ 3 मार्क्स रेंज, जिसके अंदर करंट रेशो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मूला लिखिए, दैट मीन्स करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब ढूंढते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर करंट असेट्स कौन सी हैं। तो करंट असेट्स का फॉर्मूला भी मैंने पीछे करवाया, तो उसको आपको लर्न करना है और फिर यहाँ पे लिखना है। अगर मैं एक एक आइटम लेकर ऊपर आपको समझाती हूँ, ये ट्रेड रिसीवेबल दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द करंट असेट, ये हम लेंगे। उसके बाद आपके सामने आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो वो भी हमने लेना है बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ द अदर करंट असेट्स। देन एक्रूड इनकम दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अदर करंट असेट्स। उसके बाद आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो भी हमारा करंट असेट्स का पार्ट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो भी करंट असेट्स का पार्ट है। मशीनरी वी विल नॉट टेक इन टू अकाउंट क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म की चीज़ हो गई। ट्रेड पेबल आपका ये चला जाएगा इधर करंट लायबिलिटी के अंदर, ये भी कंसिडर करेंगे। डिबेंचर लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, वो नहीं लेना। इन्वेंट्री दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म सेट, दैट मीन्स द करंट सेट्स जिसको बोलते हैं। एक्सपेंसेस पेबल दैट इज़ योर करंट लायबिलिटी। देन अदर करंट लायबिलिटी दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। अब ये देखिए नीचे ये सारा फॉर्मूला बन गया है जो मैं आपको अभी समझा रही थी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू डाली जा रही है, उसको ऐड अप करके किया गया कितना 6,20,000, और इधर भी ये देखिए वैल्यू डाली गई है और आपका ऐड अप करके कितना हो गया 3,10,000। अब ये 6,20,000 आपका यहाँ वैल्यू प्लेस करी जा रही है, ये देख रहे हैं, और आपका आंसर आया 2:1। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, जो बेसिक चीज़ है जो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको सिखाई है। देखिए बेचा, अब हम सेकंड कैटेगरी ले रहे हैं इस क्वेश्चन की, जिसमें करंट रेशो फिर से आपको कैलकुलेट करना है। तो बट उसका फॉर्मूला जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, करंट उसका फॉर्मूला लिखना है। दैट इज़ करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू करंट असेट, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब अगर मैं करंट असेट्स देखूँ तो यहाँ पे आपको गिवन है 5,20,000, ये देख रहे हो 5,20,000 है। और उसके बाद इन्वेंट्रीज भी गिवन, और उसमें आप देख रहे हैं ये इन्वेंट्रीज भी गिवन है आपको 2 लाख की। आपको पता है करंट असेट्स में ऑलरेडी इन्वेंट्रीज एडिड होती हैं, बट अभी ये देखिए दिस इज़ द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे लूज टूल्स भी हैं, आपको अभी पीछे फॉर्मूला करवाया तो लूज टूल्स तो हमने लेने नहीं है, तो इसीलिए करंट असेट दैट विल बिकम इक्वल टू 5,25,000 माइनस 75,000, उसमें से हम लूज टूल्स निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.5 लाख। ये आपकी करंट असेट निकल आई है। अब चलते हैं जरा करंट लायबिलिटी की तरफ। बट अगर क्वेश्चन को आप अगर जज कर रहे हैं तो वहाँ पे करंट लायबिलिटी तो गिवन नहीं है, बट हमें दिया क्या हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया है, तो वहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बट आपको याद होगा कि करंट असेट्स आपको एक मैंने अभी पढ़वाया भी था इंपॉर्टेंट चीज़, जिसके नोट्स में मैंने लिखा था कि अगर आपने वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे करंट असेट्स बीच में लूज टूल्स ऑलरेडी एडेड होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए करंट असेट्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5,25,000 नॉट 4,50,000, कीप इन माइंड। माइनस करेंगे, अब करंट लायबिलिटी तो मेरे पास है नहीं तो उसको एज इट इज नोट कर लिया। वर्किंग कैपिटल कितना है, 2,25,000। अब करंट लायबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल बिकम इक्वल टू 5,25,000 माइनस 2,25,000।
तो ये आपके सामने आ जाएगा 3 लाख। अब इसमें मैं वैल्यू डाल दूंगी। मेरे पास करंट असेट्स ये पड़ी हैं, करंट लायबिलिटी ये आ चुकी हैं। अब मैं वैल्यू डाल रही हूँ 4,50,000 अपॉन 3 लाख, तो ये आ जाएगा 1.5। ये इसका आंसर आता है। बट मैंने अभी आपको प्योर फॉर्म करवाई थी ना, इस रेशो की प्रेजेंटेशन प्योर फॉर्म में है, तो इसीलिए 1:1 लगाना आपने नहीं भूलना है। दिस इज़ योर आंसर। चलिए बच्चे, अब थर्ड आपका क्वेश्चन ले रही हूँ, जिसके अंदर आपके वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल डेट भी गिवन है, ठीक है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़ गिवन है आपके सामने 40 लाख की, और करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट गिवन है। आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है करंट रेशो, राइट। तो अब सबसे पहले फिर वही है कि मैं आपको यही बोलूँगी कि आपने क्या करना है, करंट रेशो का फॉर्मूला लिखना है। दैट विल बिकम इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि ये करंट लायबिलिटीज़ मेरे को कहाँ से मिलेंगी, क्योंकि करंट, उसके बाद करंट असेट्स के बारे में डाटा तभी आ पाएगा आपके लिए पास। चलिए ये करते हैं फिर। तो आपके सामने अगर आप देख रहे हैं टोटल डेट गिवन है क्वेश्चन में। टोटल डेट का फॉर्मूला होता है करंट लायबिलिटीज़ प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़, ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ मैं। देन उसके बाद टोटल डेट आपके पास कितने हैं, 45 लाख, ये मैं वैल्यू डाल रही हूँ। करंट लायबिलिटीज़ मुझे पता नहीं है, बट नॉन करंट लायबिलिटी मेरे को पास गिवन है, दैट इज़ ऑफ 40 लाख। तो इसीलिए करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, 45 लाख माइनस 40 लाख, इट विल बिकम इक्वल टू 5 लाख। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, करंट असेट्स। अब मैं इसको यूज़ करूँगी किसको, वर्किंग कैपिटल को। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है मेरे को, दैट इज़ 10 लाख। करंट असेट्स मुझे पता नहीं है, माइनस करंट लायबिलिटीज़ आपकी आ रही हैं, अभी हमने जो फाइंड आउट किया था 5 लाख। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी, जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न राइज होती है बच्चों को। ये करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट दैट इज़ ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटी। इसीलिए जो 5 लाख आपको नीचे नज़र आता है ना, इसमें ये जो 2 लाख है, ये जो 2 लाख है ये वाला, ये ऑलरेडी एडेड है। तो इसीलिए हमने दोबारा कोई और एफर्ट नहीं लगाने हैं, इसमें 2 लाख और ऐड नहीं करने हैं। 5 लाख में करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट ऑलरेडी एडेड हैं, तो इसीलिए। अच्छा, आप करंट असेट्स देखते हैं कितनी आ गई, दैट मीन्स 10 लाख प्लस 5 लाख, तो ये आ गई 15 लाख। चलिए अब इसमें वैल्यू डालते हैं। करंट असेट्स मेरी आ गई हैं 15 लाख और करंट लायबिलिटी 5 लाख है। 15 लाख अपॉन 5 लाख दैट इज इक्वल टू 3 इज़ माई आंसर, बट इस टू 1 लगाना आपके लिए ज़रूरी है। दैट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ द करंट रेशो इन द प्योर फॉर्म। यस बच्चे, अभी क्वेश्चन नंबर 4 ले रही हूँ। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। हर स्टेटमेंट के जो मार्क्स हैं वो 1 मार्क के होते हैं, जिसके अंदर मैं एक एक करके स्टेटमेंट आपको समझाऊंगी। देखिए, सबसे पहले है 2:1 आपका रेशो है, जिसमें आपको गिविंग रीज़न आपने ये बताना है कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट के एंटर होने के बाद आपकी ये रेशो इम्प्रूव होगी, रिड्यूस हो जाएगी, नॉट चेंज हो जाएगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आपको सिखाऊंगी, इससे आपको ईजी हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे मान रहे हैं लेट करंट असेट की वैल्यू 2 लाख है और करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। अगर रीपेमेंट होती है करंट लायबिलिटी की, तो एक रफ में थोड़ा सा आपने एक एंट्री पास करके देख लेनी है। तो आपकी होगी करंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अब इसका आफ्टर इफेक्ट आपने ये देखना है कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी पे कितना पड़ा, और हम यहाँ पे अजम्पशन ले रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग हियर कि ये कितने की है, 50,000। ये वाली ये आपने अपने माइंड में करना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं।
करंट रेशो दैट इज़ इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मैं इसमें वैल्यू डाल रही हूँ, 2 लाख ऑलरेडी था जो हमने एज्यूम किया ये वाला, अपॉन 1 लाख। तो अब ये जो 2 लाख है इसमें देखो, अगर हम बैंक करंट इसकी रीपेमेंट करेंगे तो मेरा बैंक बैलेंस डाउन हो जाएगा। तो 50,000 से बैंक बैलेंस हो गया डाउन, दैट मीन्स करंट असेट्स डाउन हो गई। अब इस तरह से करंट लायबिलिटी भी कम हो गई है, तो दैट इज़ ऑफ 50,000। अब इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ये आ गया 1.5 लाख अपॉन 50,000। चाहे तो उसको माइंड में भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन रफ में भी कर सकते हैं, अगर शो करना चाहते हैं इट इज़ अप टू यू। तो आपकी कैलकुलेशन आएगी 3:1। अब ये देखो पहले 2:1 था, अब ये 3:1 हो गई। 2:1 मैं कहाँ से दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, और 3:1 ये कंपैरिजन करिए, दैट मीन्स आपकी वैल्यू क्या कर गई है, राइज कर गई है। तो इट मीन्स रेशो में इम्प्रूवमेंट आया है, रेशो में इम्प्रूवमेंट आ गया है, दैट मीन्स इम्प्रूव कर गई है रेशो। बट इसका रीज़न लिखना ज़रूरी है। तो रीज़न क्या होगा वो मैं बताती हूँ। देखिए बच्चे, रीज़न आपने ये लिखना है जो अभी मैंने लिखा हुआ है कि दोनों करंट असेट्स एंड देन करंट लायबिलिटीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो गई हैं बाय द सेम अमाउंट। ये स्टेटमेंट लिखनी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो दैट मीन्स ये आपका पहला आंसर हो गया, 1 नंबर यहाँ से मिलेगा आपको। फिर अब हम सेकंड करने जा रहे हैं। सेकंड के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे आप यस बेटे, तो परचेज ऑफ द गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे फिर से मैं लेट कर रही हूँ, लेट ₹50,000। ठीक है, हम कोई भी अमाउंट इमेजिन कर सकते हैं, बट ये कैलकुलेशन जब आप कर लोगे तो आपको माइंड में पूरी क्लैरिटी रहेगी। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री होती है इस केस में, ये आपने माइंड में करनी है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब इसका असर आपके करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के ऊपर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले करंट रेशो लिखते हैं, दैट मीन्स करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। हमने ऊपर इमेजिन किया था कि 2 लाख और 1 लाख आपकी क्या है, करंट असेट और करंट लायबिलिटी है। ये पूरे क्वेश्चन में हमने लेट किया हुआ है। स्टार्टिंग वैल्यू 2 लाख और करंट लायबिलिटी आपकी क्या होगी, 1 लाख। अगर हम गुड्स परचेज करी हैं तो इसका असर स्टॉक पे पड़ेगा, अकाउंटिंग विषय याद होगी आपको, तो वो प्लस हो जाएंगी। स्टॉक की वैल्यू कितनी है हम सब समझ लेते हैं, 50,000, बट अब कैश में भी रिडक्शन आई है, तो दैट मीन्स फिर से ये करंट असेट्स को क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी, -50,000। तो ये आपकी दैट मीन्स वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख अगेन अपॉन 1 लाख। इट मीन्स आप लिखेंगे इस रेशो में द करंट असेट्स करंट रेशो विल नॉट चेंज एज द रेशो विल बिकम सेम एज द प्रीवियस। और ऐसा क्यों हुआ, रीज़न आपने देना है। रीज़न अभी मैं लिख के देती हूँ आपको बच्चे। हाँ जी, अब आपने रीज़न ये देना है कि ना तो करंट असेट्स पे इस चीज़ का असर हुआ है और ना ही करंट लायबिलिटी पे इस चीज़ का असर हुआ है। तो ये एक लाइन आप बीच में ऐड कर देंगे। चलिए बच्चे, अब नेक्स्ट ले रही हूँ। सेल किया है ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹20,000। तो दैट मीन्स अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊँ, फिर से एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि सेल हुई है कैश डेबिट हो जाएगा। कितने से होगा, 20,000 से। और उसके बाद आपको प्रॉफिट मिल रहा है, दैट 25,000 की चीज़ आपने 20,000 में बेची है, तो दैट मीन लॉस हो गया, तो वो तो P&L अकाउंट में चला गया 5,000। और उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट आपका माइनस हो गया, दैट मीन्स क्रेडिट हो गया 25,000 में बुक वैल्यू के साथ। ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब फिर से वही करंट रेशो फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स हमने इमेजिन फिर से कर रखी हैं, वही 2 लाख अपॉन करंट लायबिलिटी कितना है, दैट इज़ ऑफ 1 लाख। अब अगर यहाँ पे ये तीनों चीज़ों को आप देख रहे हो, ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का असर पड़ेगा इस पे करंट रेशो पे, ना ही ऑफिस इक्विपमेंट का, सिर्फ इसका असर पड़ेगा। इट मीन्स सिर्फ कैश आ रहा है आपको, तो उसके अंदर आपको इसको लेके जाना है। इट मीन्स आप माइनस करें, प्लस करेंगे 20,000, तो आपका रेशो की अमाउंट बनेगी 2,20,000 अपॉन 1 लाख। तो ये आ जाएगा 2.2:1।
तो ये आपकी रेशो में क्या आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। द रेशो विल इम्प्रूव। उसके बाद रीज़न, सो आपका रीज़न ये हो जाएगा बिकॉज द करंट असेट्स विल इंक्रीज, वो तो हो ही रही है जैसे कैलकुलेशन मैंने शो करी, विदाउट एनी इंक्रीज इन द करंट लायबिलिटी। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ आता है आपका परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने उधार में गुड्स बेची हैं, खरीदी हैं, तो दैट मीन्स ₹50,000। अब अगर देखेंगे तो आपकी यहाँ पे एंट्री बनेगी परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स, तो ये हो गया अगेन 50,000। ये रफ में करना है आपको, सब ऐसे समझाने के लिए बता रही हूँ मैं। अब फिर से करंट रेशो दैट इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स हमारी कितनी थी, 2 लाख, करंट लायबिलिटी कितनी थी, 1 लाख। अब इसका असर देखते हैं। परचेज़ अगर हम करेंगे 50,000 की परचेजिंग करी है तो उससे स्टॉक इंक्रीज़ हो जाएगा, स्टॉक इंक्रीज़ होगा तो करंट असेट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, प्लस करेंगे 50,000। और क्रेडिटर आपकी क्या है, करंट लायबिलिटी होते हैं, तो क्रेडिटर यहाँ पे बढ़ गए हैं, लायबिलिटी बढ़ चुकी है, प्लस 50,000 हेयर। अब आपकी वैल्यू हो गई 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। ये आपका आ जाएगा 1.67:1 हमने लगाना है। अब रेशो स्टार्टिंग कितनी थी, 2.1, और अब कितनी हो गई 1.67। दैट मीन्स रेशो में फॉल हुआ, तो ये रिड्यूस कर गई है। अब इसका रीज़न क्या होगा, रीज़न होगा कि बोथ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ आर इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेल ऑफ गुड्स फॉर 30,000 एंड कॉस्ट प्राइस कितना चल रहा है, 25,000 का। चलिए इसके बदले हम एंट्री बना लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड 30,000, और उसके बाद उसका जो कॉस्ट है टू सेल्स 25,000। अब मेरे को तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट मिल गया, टू P&L अकाउंट 5,000। अब इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हमने उठा के लेके जानी वो देखते हैं। पहले तो एक तो हम उठा के लेके जाएंगे कैश। कैश मेरा करंट असेट्स को इंक्रीज़ कर देगा, प्लस कर देगा करंट असेट्स। और इस बार सेल है, सेल का मीन स्टॉक चला गया, ये करंट असेट को क्या कर देगा, डाउन कर देगा। तो इसका आफ्टर इफेक्ट देखते हैं आगे जाकर। देखिए करंट असेट्स दैट इज इक्वल टू, फिर से करंट रेशो दैट इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो देखते हैं, करंट असेट्स हमने एज्यूम करी थी 2 लाख की स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग से ही चलती आ रही है हमारी, जो हमने एज्यूम किया था उसी को ही मैं बार बार ले रही हूँ। माइनस करेंगे, प्लस करेंगे 30,000 यहाँ पे कैश का जो आया था, और स्टॉक माइनस कर देंगे 25,000 से, तो ये अमाउंट आ जाएगी 2,05,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो रेशो में इम्प्रूवमेंट आएगा 2.05:1, दैट इज़ योर आंसर। और इससे क्या होगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। यस बच्चे, तो आपका रीज़न इस केस में क्या होगा कि करंट असेट्स जो है वो इंक्रीज़ हुई 5,000 से, और देयर इज़ नो चेंज इन द करंट असेट, सॉरी करंट लायबिलिटी। आप इस सो देयर इज़ नो चेंज इन द करंट लायबिलिटी। अब जरा पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड की बात कर, सपोज हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड दैट इज़ अगेन 50,000, राइट। डिक्लेयर डिविडेंड का मतलब होता है जिसकी 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जाती है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड। ये एक तरह की करंट लायबिलिटी मानी जाती है, डेबिटेड टू कैश, ठीक है। अब इसका फिर हमारी रेशो के ऊपर क्या असर होगा, करंट रेशो दैट इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आपकी फिर से यहाँ पे 2 लाख एंड देन 1 लाख की हमारी एजम्पशन थी। इसी के अंदर अब डिविडेंड आपकी करंट लायबिलिटी है, ये रिड्यूस हो गई,
-50,000। अब कैश पे हुआ है तो ये करंट असेट्स को कम कर देगा, -50,000। तो आपका ये हो गया 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000। तो आंसर आया कितना, 3:1। तो रेशियो क्या हो गई, इम्प्रूव। अब इसका रीज़न लिखते हैं। रीज़न हम लिखेंगे एज बोथ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ आर डिक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट। सो बच्चे, मैंने आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करे हैं, बट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए सिर्फ करंट रेशियो से रिलेटेड। बाकी आगे की रेशियोज में धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करूँगी।